बजट आ गया, गुजर गया, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। बजट में क्या क्या हुआ है उसके बारे में नहीं बताऊंगा। रियल एस्टेट के ऊपर क्या हुआ है उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो रिसेंटली बजट आया है 2024-2025 का, उसमें जो रियल एस्टेट के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनमें क्या मॉडिफिकेशन की है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में है। आपने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस रिसेंटली देखी होंगी। कई लोग कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादती हो गई है, कई लोग कह रहे हैं कि जी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, थिंग्स लाइक दैट। तो इस वीडियो में मैं सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन करके एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को कोशिश करूंगा कि छोटा रखूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल पे मैं टैक्सेस के बारे में एक और वीडियो बना के पहले से अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि बायर के टैक्सेस कौन कौन से हैं, सेलर के टैक्सेस कौन कौन से हैं, एफबीआर रेट और एफबीआर रेट के बेस के ऊपर फेडरल टैक्सेस होते हैं, डीसी रेट और उसके बेस पे प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, और डिफरेंट रेट्स फाइलर के क्या है और नॉन फाइलर के क्या है। तो इस चीज से आपको ये अंदाजा हो गया कि अभी कैटेगराइजेशन अगर हम टैक्सेस की करें तो बायर के टैक्सेस हैं और सेलर के टैक्सेस हैं। दूसरा तरीका कैटेगराइजेशन का ये है कि फेडरल टैक्सेस हैं और प्रोविंशियल टैक्सेस हैं। और तीसरा जो पहले गवर्नमेंट करती थी कि फाइलर के अलग रेट्स थे और नॉन फाइलर के अलग रेट्स थे, अभी इसमें मॉडिफिकेशन की है और उन्होंने तीसरी एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जो लेट फाइलर है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा। और इसके अलावा और जो फर्दर उन्होंने कैटेगराइजेशन की है वो ये की है कि कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 5 करोड़ से कम वैल्यू की है उसका रेट डिफरेंट है, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की जो वैल्यू है उसका रेट डिफरेंट है, और 10 करोड़ से ऊपर की जो वैल्यू है उसका रेट डिफरेंट है। तो आइए ब्रेकडाउन करते हैं और इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले इसमें से ये समझने की बात है कि फाइलर कौन है, नॉन फाइलर कौन है और लेट फाइलर कौन है। फाइलर वो जो अपना टैक्स जो है वो फाइल कर रहा है और वो एक्टिव टैक्स फाइलर लिस्ट जो है उसमें उसका नाम मौजूद है, शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है। नॉन फाइलर वो है जो अपने गोशवारे जमा नहीं करा रहा, इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा रहा, वो नॉन फाइलर हो गया। और तीसरी कैटेगरी वो है जो बंदा है तो फाइलर, लेकिन उसने किसी भी वजह से अपनी टैक्स रिटर्न प्रीसीडिंग ईयर जो है, जो साल गुजरा है या जो साल चल रहा है, उसमें टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की और उसका नाम जो है एक्टिव टैक्स फाइलर लिस्ट से एक्सक्लूड हो गया है। बहुत सारे लोग वो ऐसे करते थे कि जब उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी तो वो ताकि टैक्स कम लगे वो फाइलर बन जाते थे, और फिर जब उन्होंने प्रॉपर्टी दोबारा खरीदनी होती थी या अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती थी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो वो अपने गोशवारे जो हैं वो फाइल नहीं करते थे और प्रॉपर्टी सेल करने या परचेज करते वक्त वो दोबारा फाइलर बन जाते थे। अब उन लोगों को उन्होंने लेट फाइलर की कैटेगरी में डाल दिया है और उसका रेट डिफरेंट होगा टैक्सेस का। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे कि पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट हैं। सबसे पहले आपको हम बायर के जो टैक्सेस हैं उसके बारे में बताएंगे कि बायर के ऊपर ओनली 2 टैक्सेस आर एप्लीकेबल। नंबर 1 इज विद होल्डिंग टैक्स एंड नंबर 2 इज CVT स्टैंप ड्यूटी। जो विद होल्डिंग टैक्स है वो फेडरल टैक्स है और जो CVT स्टैंप ड्यूटी है वो प्रोविंशियल टैक्स है। ये अभी मैं बायर के टैक्सेस की बात कर रहा हूं। विद होल्डिंग टैक्स के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टैक्स वो है जो गवर्नमेंट ने होल्ड किया है और ये एडजस्टेबल होता है। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है या वो
इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल है। जब आप अपनी फाइलिंग करेंगे और उसमें आपका जो इनकम टैक्स या जो भी टैक्स आपका बन रहा है, अगर आपने उससे ज्यादा टैक्स दिया हुआ है, पहले ही विदहोल्डिंग टैक्स के जुमरे में आपका टैक्स जो है विदहोल्ड हुआ है, तो आपका वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। कई जगहों पर वो रिफंड भी हो जाता है, तो ये लोगों को पता नहीं होता। तो ये चीज आप समझ लें कि विदहोल्डिंग टैक्स जो गवर्नमेंट ने आपसे लिया है वो आपके साथ उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि जितने पैसों का आपने प्लॉट लिया है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो हमने विदहोल्ड कर लिया है, और आपकी जो इनकम बनती है उसके ऊपर अगर आपने टैक्स दिया है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसकी लेमैन तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन इस तरह करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, 2 लाख है, 10 लाख है जो मंथली आप कमाते हैं, और उसके ऊपर आप मंथली इनकम टैक्स आपका कटता है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जी आपकी इनकम जो है उस हिसाब से आपने जो अपना प्लॉट खरीदा वो आपने इनकम से खरीदा, तो इनकम के ऊपर अगर आपने इनकम टैक्स पहले ही दिया हुआ है तो फिर दोबारा से विदहोल्डिंग टैक्स जो वो ले रहे हैं वो इनकम टैक्स के साथ नलिफाई हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपने जो पैसे बचाए वो अपनी इनकम में से बचाए और उसके ऊपर आप पहले से टैक्स दे चुके हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अपने आप जो एडवाइजर हैं टैक्स रिटर्न भरने वाले या आप खुद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें और वो विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट करवाएं। पहले ये होता था कि अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर 3% ऑफ FBR रेट जो है उसके हिसाब से विदहोल्डिंग टैक्स लिया जाता था एज बायर। अब उन्होंने ये किया है कि अगर आप फाइलर हैं और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत जो आप बाय कर रहे हैं वो 5 करोड़ से नीचे है तो हम 3% ही लेंगे, कोई चेंज नहीं आएगी। और अगर उसकी कीमत जो है वो 5 करोड़ से ऊपर है लेकिन 10 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक अगर आपके प्लॉट की, आपके घर की या जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी कीमत है, तो उस पे आपसे 3% नहीं बल्कि 3.5% विदहोल्डिंग टैक्स लेंगे। इजी। अब मैं इसमें यह सवाल पूछता हूं कि कितने लोग हैं जो प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से ऊपर मालियत की होती है? बहुत कम लोग हैं। और तीसरा उसमें जो स्लैब उन्होंने दिया है वो ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है और आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा वो 4% होगा FBR रेट का। राइट? तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे थे और उसके ऊपर 3% टैक्स दे रहे थे तो वो 3% ही है। अगर आप 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस पे 3% ही है। अगर 5 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो 3.5%, अगर 10 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो 4%। अब बात आती है नॉन फाइलर की। नॉन फाइलर, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आए, तो नॉन फाइलर्स को इस चीज से रोकने के लिए कि वो नॉन फाइलर रहें और प्रॉपर्टी बाय करते रहें, उसके लिए उन्होंने रेट्स चेंज किए हैं। पहले नॉन फाइलर जब कोई प्लॉट या कोई घर या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता था तो वो उसको 10% तक विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता था। अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि नॉन फाइलर के लिए उन्होंने स्लैब्स चेंज कर दिए हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से नीचे है और 5 करोड़ के अंदर अंदर है तो वो 10% विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लेंगे, वो 12% विदहोल्डिंग टैक्स लेंगे। अगर प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के दरमियान है तो वो आपसे 16% विदहोल्डिंग टैक्स लेंगे, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा की मालियत की प्रॉपर्टी है तो आपके ऊपर बीइंग नॉन फाइलर विदहोल्डिंग टैक्स 20% होगा। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब जो तीसरी कैटेगरी गवर्नमेंट ने इसमें इंट्रोड्यूस की है जो पहले नहीं थी वो है लेट फाइलर्स की। और लेट फाइलर्स क्या है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसमें उन्होंने रेट्स ये रखे हैं कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत जो आप बाय कर रहे हैं वो 5 करोड़ से कम है तो हम उसके ऊपर टैक्स 6% लेंगे, और अगर 5 से 10 करोड़ के दरमियान है तो हम उसके ऊपर आपसे टैक्स 7% लेंगे, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है और आप लेट फाइलर हैं तो उसका टैक्स 8% होगा।
अब इन रेट्स को अगर आप देखें तो जो चीज हमें समझ आती है वो ये है कि फाइलर जो है उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फाइलर जो है वो पहले भी 3% दे रहा था, अभी भी 3% देगा। ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी होगी तो 3.5% पे चला जाएगा, और उससे भी ज्यादा होगी तो 4% पे जाएगा। जो नॉन फाइलर और लेट फाइलर्स है उनके ऊपर जरा टैक्स इंक्रीज किया गया है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जल्दी जल्दी टैक्स फाइलर बन जाएं, और अगर आप पहले ही टैक्स फाइलर हैं तो रेगुलर अपनी फाइलिंग जो है उसको करते रहें, इन टाइम और लेट फाइलर ना बने तो आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो है जो विदहोल्डिंग टैक्स फेडरल टैक्स है उसके बारे में। अब आते हैं सीवीटी स्टैंप ड्यूटी पे। सीवीटी स्टैंप ड्यूटी में अभी तक कोई चेंज नहीं है। जो प्रोविंशियल टैक्स है वो वैसे ही रहेगा। डीसी रेट के ऊपर 1% होता है, और वो कैसे चार्ज होता है वो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आते हैं सेलर के टैक्सेस के ऊपर। सेलर के जो टैक्सेस हैं, वो जो फेडरल टैक्स है विदहोल्डिंग टैक्स, वो पहले फाइलर का 3% होता था और नॉन फाइलर का 6% होता था, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी गवर्नमेंट ने जो इसमें चेंजेस की हैं वो ये की हैं कि अगर आप फाइलर हैं और आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी कीमत 5 करोड़ से कम है या अप टू 50 मिलियन 5 करोड़ है, तो आपका टैक्स 3% ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर उसकी वैल्यू जो है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है तो आपके ऊपर टैक्स बीइंग फाइलर 4% होगा, और अगर वो 10 करोड़ से ऊपर है तो उसका जो टैक्स होगा विदहोल्डिंग टैक्स, जो कि एडजस्टेबल है, रिफंडेबल है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो 5% है। 3%, 4% एंड 5%। जो नॉन फाइलर था वो पहले 10% टैक्स देता था, विदहोल्डिंग टैक्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी। उसकी स्लैब्स गवर्नमेंट ने चेंज कर दी हैं और काफी हाई कर दिया है रेट। वो क्या है? वो है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ तक है। अब हम सेलर के वो टैक्सेस जो नॉन फाइलर के ऊपर एप्लीकेबल थे उनकी बात करेंगे। विदहोल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर का इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पहले 6% होता था, अभी गवर्नमेंट ने उसको फ्लैट 10% कर दिया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आप 10% उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स देंगे जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे। अब हम बात करते हैं जो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई गई है लेट फाइलर की। अगर आप लेट फाइलर हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत अगर 5 करोड़ से कम है तो 6% देंगे, 5 से 10 करोड़ है तो 7% देंगे, 10 करोड़ से ऊपर है तो 8% देंगे विदहोल्डिंग टैक्स एज सेलर। तो इसमें भी रिकमेंडेशन यही है कि आप फाइलर हैं तो फाइलर अपनी रेगुलर फाइलिंग करते रहें, लेट फाइलर की कैटेगरी में मत आए, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फाइलर बन जाएं, ताकि आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स ना पड़े। दूसरा टैक्स जो पहले भी लागू था वो था कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेलर, कि जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर जो आपको गेन हुआ है उस गेन के ऊपर टैक्स होगा। इसको लोग कंफ्यूज कर देते हैं, इसको लोग समझते नहीं हैं कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली जो 1 करोड़ रुपए की है और आपने उसको जब बेचा 1 साल के बाद या 10 साल के बाद वो प्रॉपर्टी बिकी 1 करोड़ 10 लाख की, तो आपका गेन सिर्फ 10 लाख रुपए है। उस 10 लाख के ऊपर आपने टैक्स देना है। पहले ये होता था कि गवर्नमेंट ने उसकी टाइम पीरियड रखा हुआ था कि अगर आप विद इन 1 ईयर बेचेंगे, ये प्लॉट्स की बात कर रहा हूं, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और एवरी ईयर वो 2.5% से कम होता जाता था। और 6 साल के बाद आप अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपका कैपिटल गेन टैक्स इररिस्पेक्टिव के आपको कितना गेन हुआ है वो 0 होगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये टाइम बार जो है उसको खत्म कर दिया है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, कि आप उसको 1 साल बाद बेच रहे हैं या 10 साल बाद बेच रहे हैं, 20 साल के बाद बेच रहे हैं, आप 15% कैपिटल गेन टैक्स देंगे। और उसमें उन्होंने नॉन फाइलर और
फाइलर, उनके अंदर ये उन्होंने एक छोटी सी चीज बताई है कि जो नॉन फाइलर होगा वो एज पर स्लैब्स होगा, उसकी क्लैरिफिकेशन अभी तक एफबीआर ने नहीं दी है। जब एसआरओ आएगा तो उसके बाद ये जो है क्लियर होगा कि एग्जैक्टली रेट्स कितने कितने होंगे, और 15% का मतलब है 15% ऑफ एफबीआर रेट्स। तो इसमें जो चीज समझने की बात है कि लोग बहुत 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 ज्यादा इसमें परेशान हैं कि जी हम 15% टैक्स कैसे देंगे। तो उनको समझाने की बात यह है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, ये 15% टैक्स जो है आपके गेन पे है। एफबीआर रेट के ऊपर आपने प्लॉट खरीदा है, एफबीआर रेट के हिसाब से अगर आप गेन कर रहे हैं तो उस पे होगा। इसको आप इस तरह देखें कि अगर 1 करोड़ रुपए की आपने 10 करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी ली है और वो 11 करोड़ रुपए की बिक रही है, तो आपके ऊपर 15 लाख रुपए टैक्स होगा। अदरवाइज इतना ज्यादा टैक्स नहीं है। और पहले भी इसको लोग कैसे कवर अप करते थे और कैसे इसको जो है वो इसको अवॉइड करते थे। अवॉइड का लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि अवॉइड ही करते हैं, नॉन फाइलर्स जो हैं वो फाइलर नहीं बन रहे, वो अवॉइड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका तरीका आप अपने रिस्पेक्टिव उससे पूछ लें, मैं इसके बारे में आपको कोई रिकमेंडेशन, और मैं तो यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप फाइलर बने, आप लेट फाइलर ना बने, नॉन फाइलर ना रहें। अच्छा, ये जो सेलर के टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 2 और टैक्सेस हैं जो सेलर के ऊपर लागू हैं और वो लिए जा रहे हैं। एक है टैक्स ऑन डीम्ड रेंटल इनकम अंडर सेक्शन 7E। उसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूं कि किस किस पर वो लागू है, कितने की आपकी प्रॉपर्टी होगी तो उस पर लागू होगा, 25 मिलियन से ऊपर होगी, कौन कौन उसमें एग्जम्प्ट है, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाय मर गए, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। जरा आप चीज को सीखें, चीज को पढ़ें और प्रॉपर तरीके से आप उसको समझें तो आपको पता चलेगा कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, जो बहुत बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं और वो सट्टा खेलते हैं और वो ब्लैक मनी है उनके पास, नॉन फाइलर हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है ताकि ब्लैक मनी की सर्कुलेशन बिल्कुल ही ऐसे ना होती रहे कि कोई पता ना हो, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो तमाम वो लोग जो फाइलर हैं और अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उनके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक और टैक्स जो प्रोविंशियल है वो है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो है पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। ये प्रोविंशियल टैक्स होता है, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, हर जगह पर ये है। और ये इसका क्या रेट होता है इसके बारे में भी मैं, ज्यादा नहीं होता, 1 कनाल के प्लॉट के ऊपर टोटल 50,000 रुपया है जो सेलर ने देना होता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग। आप पहले पे कर दें या बेचने के वक्त पे कर दें, उसमें कोई कतगन नहीं है, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं है, वो भी अभी जो है वो चार्ज किया जा रहा है। अब आते हैं हम इस बात पर कि टैक्सेस में जो चेंज आई है उससे तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं इतनी ज्यादा चेंज नहीं आएगी, लेकिन उस वक्त फर्क पड़ेगा जब, जैसे गवर्नमेंट ने अभी कहा है, एफबीआर ने कहा है कि जो हमारे एफबीआर एवेल्युएशन टेबल्स हैं जिसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वैल्यूज दी हुई हैं और उसके बेस के ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है और टैक्स चार्ज किया जाता है। हम उन रेट्स को, उन लिस्ट्स को रिवाइज करेंगे। पहले वो मार्केट रेट के 75% पे हैं, अब हम उसको 90% पे लेके जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट रेट एक प्लॉट का 1 करोड़ है और एफबीआर ने उसकी वैल्यू जो है वो अपने टेबल में 75 लाख रखी हुई थी और आपको उसका 3% जो है वो टैक्स देना पड़ता था, तो अब उसको वो 75 की बजाय 90% कर रहे हैं। पहले आप तकरीबन उसका जो है 22,500 टैक्स देते थे, अब वो उन्होंने 90% पे कर दिया जो 27,000 के करीब होगा। मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको टैक्स के बारे में बतानी थी। अब हम थोड़े से एनालिसिस कर लेते हैं और थोड़ा सा बता देते हैं कि जी आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए।
पहली बात तो यह है कि तमाम एसोसिएशंस, तमाम फेडरेशंस, तमाम पार्टीज जो रियल एस्टेट एजेंट्स की हैं, ब्रोकर्स की हैं, वो फेल हो गई हैं और कोई वो गवर्नमेंट के साथ उनकी नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हुई। पता नहीं नेगोशिएशंस की भी हैं कि नहीं की हैं, ठीक है, कि जी ये क्लेम ये करते हैं जो एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स हैं या एसोसिएशंस ये क्लेम करती हैं कि हमने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा है कि आप बताएं कि आपको कितना टैक्स चाहिए रियल एस्टेट से, हम आपको फार्मूला बताएंगे। अगर आप इतने कैपेबल होते और इतने अच्छे होते तो फाइनेंस मिनिस्टर आपसे जरूर बात करता। आप फेल हो चुके हैं, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है और कोई आपकी नेगोशिएशंस इसमें जो है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी जो गवर्नमेंट ने तरीका कार्रवाई किया है इसमें रियल एस्टेट को खरीदना और बेचना गवर्नमेंट ने मुश्किल से मुश्किल कर दिया, ठीक है। अभी आपको रास्ते निकालने पड़ेंगे और रास्ते निकाल लेंगे ये रियल एस्टेट डीलर्स और जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो रास्ते निकाल लेंगे। लेकिन बात ये है कि आप अगर गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके वो चीजों को आसान नहीं बना सकते तो फिर आपका कोई फायदा नहीं इन एसोसिएशंस का, इन फेडरेशंस का। सिर्फ बातें करने के लिए बैठे हैं और आउटकम कोई नहीं है। अब मैं इसमें अपनी रिकमेंडेशंस आपको बताऊंगा। वो रिकमेंडेशंस ये हैं कि नंबर 1, आप परेशान ना हो, रियल एस्टेट कहीं नहीं जा रही। रियल एस्टेट बिल्कुल अगर अभी स्टेलमेट पे है तो थोड़ा सा सब्र करें। आप जज्बात में आके, परेशानी में आके अपनी चीजों को मत बेचें, इनको होल्ड रखें। जो पोजेशन वाली जगह हैं जहां पे घर बन चुके हैं और वो लिवेबल हैं, फॉर एग्जांपल DHA फेज 6, फेज 7, फेज 8, फेज 5, इसी तरह इस्लामाबाद में अगर आप जाएं तो DHA फेज 1, फेज 2, फेज 3 भी थोड़ा है, तो वहां पर कीमतें कम नहीं हो रही इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जी टैक्सेस ज्यादा किए गए हैं। वहां पे कीमतें आहिस्ता आहिस्ता क्रीप अप कर रही हैं। हाँ, ये बात है कि कोई बंदा जो है वो सट्टा खेलना चाहता है कि जी आज मैं एक चीज खरीदूं और 6 महीने बाद मैं उसमें गेन लेके निकल जाऊं। वो चीज अभी रियल एस्टेट में बहुत कम और बहुत ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। अगर आपने कोई प्लॉट, कोई चीज खरीदनी है तो अपने रहने के लिए एज एंड यूजर खरीदनी है या आपने उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो आप खरीदें। और लोग खरीद रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम। प्रॉपर्टी की वैल्यूज नीचे आई हुई है, आप जल्दी से खरीद के लोगों ने अपने एसेट्स बना लिए। यू नेवर नो, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए और वो होनी ही होनी है, क्योंकि पूरी दुनिया में रियल एस्टेट ऐसे नहीं चलती है। जैसे ही कंट्री के इकोनॉमिक हालात बेहतर होने हैं तो ये पॉलिसीज चेंज होगी। जैसे ही पॉलिसी चेंज होगी तो आपका छक्का लग जाएगा। तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म गेन की तरफ ना जाएं और अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड रखें, अपनी प्रॉपर्टीज को खरीदें और जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचें और कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें। इसके अलावा मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप जल्दी से जल्दी फाइलर बन जाएं। अगर आप फाइलर हैं तो लेट फाइलर ना बने, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो बिल्कुल फाइलर बने और अगर फाइलर हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हो, कोई भी आप मशवरा लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।